हेलो तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं पाठशाला टीचिंग एग्जाम। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों बिहार सेवेंथ फेस बिहार शिक्षक सीरीज, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लिया गया है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, निम्न में से कौन बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था। तो निम्न में से कौन बुद्ध और महावीर के समकालीन था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बिंबिसार, और ऑप्शन बी हमें दिया गया है अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन डी हमें यहाँ दिया गया है बिंदुसार। तो यहाँ पर हमें राइट आंसर देखना है दोस्तों। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन जो शासक था दोस्तों, कौन था, बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगर यहाँ पर केवल भारत की नदी होता दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होता, गंगा। और यहाँ पर हमसे पूछा गया दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी। तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है यहाँ पर गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा, और ऑप्शन डी है हमारा महानदी। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है दोस्तों, कौन सी है, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम गोदावरी नदी की बात करते हैं, तो गोदावरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही जवाब होगा यहाँ पर। और इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। किस राज्य सरकार ने स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को G20 की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन असम, और दूसरा है हमारा हरियाणा राज्य, और तीसरा उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी हमें दिया गया है यहाँ पर सिक्किम। तो किसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था दोस्तों, तो यहाँ पर है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य ने तुलिका रानी को G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। भारतीय न्यायपालिका की अध्यक्षता कौन करता है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हमें दिया गया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी है हमारा संसद। तो भारतीय न्यायपालिका की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो भारतीय न्यायपालिका की अध्यक्षता करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में है दोस्तों, हमारा आर्टिकल 124। किस में है दोस्तों, आर्टिकल 124 में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हमारा एकदम सही जवाब। और इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 1857 के आंदोलन में बिहार के राजगीर परगने के किस स्थानीय नेता ने स्वयं को राजा घोषित किया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमें यहाँ पर दिया गया है कुशल सिंह, और ऑप्शन डी हैदर अली, और ऑप्शन सी है यहाँ पर कुंवर सिंह, और ऑप्शन डी है पीताम्बर शाही। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हैदर अली। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। 1857 के आंदोलन में बिहार के राजगीर परगने के किस स्थानीय नेता ने स्वयं को राजा घोषित किया था। तो दोस्तों कौन थे, हैदर अली खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर। और प्रश्न नंबर 6 हमें दिया गया है मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की राजधानी क्या थी, उज्जैन, या पाटलिपुत्र, या फिर राजगृह, या तक्षशिला। तो यहाँ पर हमारी मगध की राजधानी क्या थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजगृह जो है दोस्तों मगध की राजधानी थी। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है। तो पहली हमें दी गई है या उर्दू नहीं है, अंग्रेजी, या सिंधी, या संस्कृत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजी जो है दोस्तों
हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम हमारा सही आंसर होगा। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या है? क्या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या मोटा या फैट और या विटामिन है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन है हमारा प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शन ए हमें दिया गया है भारत के राष्ट्रपति, और ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, और ऑप्शन सी हमें दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी संस्कृति मंत्री। तो यहाँ पर एक्सपो संग्रहालय का जो उद्घाटन दोस्तों कौन करेगा? तो हमारे प्रधानमंत्री जी। कौन? नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा एकदम सही जवाब। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। वैदिक युग में निम्नलिखित में से किस अनाज को व्रही कहा जाता था? तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है जौ को, या गेहूं को, या चावल को, या मक्का को। तो व्रही किसे कहा जाता था? तो व्रही कहा जाता था हमारा चावल को। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ। निम्न में से किस साम्राज्य को मुल्क ए खादिम के नाम से जाना जाता था? निम्न में से किस साम्राज्य को मुल्क ए खादिम के नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है मैसूर सल्तनत, ऑप्शन बी मदुरई सल्तनत, ऑप्शन सी मराठा साम्राज्य, और ऑप्शन डी बीजापुर साम्राज्य। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मराठा साम्राज्य को दोस्तों मुल्क ए खादिम के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, मराठा साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब, मराठा साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए हमें दिया गया अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 364, और ऑप्शन सी हमें दिया गया अनुच्छेद 352, और ऑप्शन डी हमें दिया गया है अनुच्छेद 360। तो यह हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 360 जो है दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम सही जवाब। और इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। कौन से मंत्री थे दोस्तों? क्या श्रम मंत्री थे, या वित्त मंत्री थे, या कानून मंत्री थे, या रक्षा मंत्री थे? तो बी आर अम्बेडकर जो थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे? कानून मंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, या कुमारगुप्त, या धर्मपाल, या पुष्यमित्र। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के जो दोस्तों हमारे संस्थापक थे कौन थे? कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी का चंपारण आंदोलन ... के लिए था। किसके लिए था दोस्तों? हरिजन के सुरक्षा अधिकार के लिए था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए था, या हिंद समाज में एकता रखने के लिए था, या नील मजदूरों की समस्या समाधान के लिए था? तो गांधी जी का चंपारण जो आंदोलन था दोस्तों नील मजदूरों की समस्या समाधान के लिए था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही जवाब होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करते चलें। साथ साथ दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए हमें दिया गया है इल्तुतमिश, और ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुब उद्दीन ऐबक, और ऑप्शन डी है हमारा कैकुबाद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया था? हमारा
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। सुनामी के कारण होता है, तो सुनामी के कारण क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए में हमें दिया गया है पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं, या निम्न निम्न वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों, और ऑप्शन सी में हमें दिया गया है भूमिगत चट्टानों का अचानक टूटना, या तेज हवाओं द्वारा पानी को तट पर फेंकना। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि होती है। ठीक है दोस्तों, जब सुनामी आती है तो पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो मानव के हृदय में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है 3 कक्षाएं होती हैं, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी 6। तो मानव के हृदय में कितनी कक्षाएं होती हैं दोस्तों? 4 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पूछा गया था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन थी? गोदावरी नदी। और यहाँ पर प्रश्न आया हमारा भारत की सबसे लंबी नदी कौन? तो यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा शासकों ... के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बाबर के, और दूसरा हेमू, और तीसरा मोहम्मद गौरी, और चौथा है अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है दोस्तों किसके बीच हुआ था? मराठा शासकों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21 क्या है? बाबर द्वारा मुगल सिंहासन पर बैठा था। कौन बैठा था बाबर के द्वारा? ऑप्शन ए में शेर शाह बैठा था, अकबर, या बहादुर शाह, या हुमायूं। तो बाबर के द्वारा कौन सा शासक जो है दोस्तों मुगल सिंहासन पर बैठा था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी, हुमायूं जो है दोस्तों बाबर के द्वारा सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। राज्य विधान परिषदों की सदस्यता की अवधि क्या होती है? राज्य विधान परिषदों की सदस्यता की अवधि क्या होती है दोस्तों? कितने साल की अवधि होती है? 3 साल की, या 5 साल की, या 6 साल की, या 9 साल की? तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य विधान परिषदों की सदस्यता की अवधि कितनी होती है? 6 साल की। कितनी होती है? 6 साल। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश का विवर्तन के कारण, या प्रकाश का अपवर्तन के कारण, या प्रकाश का प्रतिबिंब के कारण। तो आकाश नीला हमें किस लिए दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हमें नीला दिखाई देता है आकाश। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 24 की तरफ। मंगोल आक्रमणों की अधिकतम संख्या के शासनकाल के दौरान हुई थी। किस शासनकाल के दौरान हुई थी दोस्तों? सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किस शासनकाल में हुए थे? बलबन के शासनकाल, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, या मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिरोज शाह तुगलक के? तो यह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों मंगोलों ने कितने बार? 6 बार आक्रमण किए थे दोस्तों। कितने बार? 6 बार। तो यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 25 की तरफ। खिलाफत नेताओं के निमंत्रण पर कौन से नेता ने बिहार आए और 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में बैठक की दोस्तों? तो कौन से ऐसे नेता थे जो दोस्तों बिहार में आए और पटना में बैठक की? पहला ऑप्शन हमें दिया गया एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है हमारा मौलाना अली, और ऑप्शन सी
शौकत अली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शौकत अली जो थे दोस्तों 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना आए और बैठक ली, शौकत अली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 26 की तरह। अकबरनामा मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों। अकबरनामा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है अकबरनामा किसने लिखी थी, तो अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। ठीक है, और इसके बाद ऑप्शन ए में हमें दिया गया है चगताई तुर्किक, और ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हमारा अरबी, और ऑप्शन डी है हमारा उर्दू। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अकबरनामा है जो दोस्तों किस भाषा में लिखी गई थी, फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है हमारा। और ऑप्शन प्रश्न नंबर 27 में दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है हमारा उपाध्यक्ष। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी था, या ऑप्शन में बी दिया गया है जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और या नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी जो है दोस्तों खिलजी वंश का पहला शासक था, जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर है। अब इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 29 की तरफ। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी दोस्तों। कौन सा ऐसा आंदोलन हुआ था जब राजेंद्र प्रसाद जी ने वकालत छोड़ दी थी। तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सबने अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी, औद्योगिक नीति से, बैंकिंग सुधार से, या पंचायती राज से, या केंद्र राज्य संबंध से। तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी दोस्तों पंचायती राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही जवाब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।